Dear student, let's start scalars and vectors, that is mathematical methods. What do you mean by scalar quantity? A physical quantity that can be expressed completely by its magnitude alone. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप केवल मैग्नीट्यूड से आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम, मैंने पूछा टाइम कितना हुआ, आपने बोला कि 9 बजी है, तो केवल 9 एक वर्ड है, वो खाली उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है. आपने पूछा डिस्टेंस, मैंने बोला 5 मीटर, तो डिस्टेंस में आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए 5 मीटर और साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी. मैंने बोला आपके बाइक की स्पीड कितनी है, आपने बोला 30 मीटर पर सेकेंड, तो वी रिक्वायर ओनली द मैग्नीट्यूड. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल अपने को मैग्नीट्यूड ही चाहिए उसको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए, then it is called as scalar quantity. A physical quantity which can be described completely by its magnitude alone is called as scalar quantity. Example: distance, mass, time, speed, pressure, density, volume, etc. ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है. Then what do you mean by vector quantity? A physical quantity which require magnitude as well as direction to describe it completely is called as vector quantity. मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है. मतलब इनको आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप यू गॉट इट. आगे अब एक्चुअली ये जो पूरा स्केल वेक्टर, ये पूरा खेल ही वेक्टर्स का है. सो रिमेंबर, आपको यू हैव टू मोर एम्फसाइज ऑन वेक्टर्स ओनली. इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले ये वेक्टर दिखता कैसे है. सो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी हैव, हमारे पास दो मेथड है. एक बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और एक बोलते हैं एनालिटिकल मेथड. तो ग्राफिकल में क्या होता है, अ वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय अ रे. It is expressed by a ray. मतलब for example this is called a segment having an arrow along one side. एक साइड में आपको एरो मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका वेक्टर. अब उसको मैंने नाम दिया ए बार, सो ए बार इज द वेक्टर. सो अब इस अगर ये वेक्टर है, अच्छा वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. द एरो विल गिव यू डायरेक्शन and the length of this vector will give you the magnitude. मान लो ये वेक्टर है वो 4 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो गया. और जो एरो है that will give the direction. I hope you got it. कोई डाउट? now अब दूसरा हो गया आपका एनालिटिकल. Generally the vector is represented by a capital letter. जैसे ये ए बार कैपिटल लेटर था, represented by a capital letter having an arrow over its head. उसके सर पे एक एरो रहेगा या सिंपली एक साइन रहेगा, ऐसा मतलब ओनली बार रहेगा, तो इसको बोलते हैं ए बार. तो याद रखो, मतलब ये बार के ऊपर जो है वो वेक्टर भी हो सकता है, उस पर आप एरो भी शो कर सकते हैं, और नहीं भी शो किया तो भी चलेगा. दिस विल बी अ vector. I hope you got it. Simply we can say a vector is represented by a capital letter having an arrow over its head. उसके हेड पे आपको एरो डाल दो, और नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है. मतलब सिंपली एक आपने बार डाल दिया तो भी वो एक वेक्टर हो गया. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका वेक्टर, ऐसा शो करते हैं.
देन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो वो 5 कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब जैसे ये वेक्टर 5 सेंटीमीटर है तो मोड ऑफ ए बार मतलब ये 5 हो गया, या फिर सिंपली बाय अ कैपिटल लेटर। इसका मतलब ये जो ए है इसका वैल्यू 5 है और जो मोड ऑफ ए बार है मतलब ये 5 है। आर यू गेटिंग मी? सो वेक्टर इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड बाय पुटिंग इट इनटू मोड। आपने वेक्टर को मोड में डाल दिया तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। इज दैट क्लियर? एक तो मेथड ये हुआ, और दूसरा ये वाला कि सिंपली वी राइट बाय कैपिटल लेटर। सिंपल ए लिख दिया मतलब ये ए बार का मैग्नीट्यूड है। आर यू गेटिंग मी? सपोज मैंने बोला एक वेक्टर उस वैल्यू इज 5, तो इसका मतलब ए इज 5, मतलब मोड ऑफ ए बार इज 5। आई होप यू गॉट इट पक्का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले अ वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, नंबर 1 जीरो वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, इट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, ऑल्सो नेम्ड एज नल वेक्टर। आई होप यू गॉट इट। सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट एक्सट्रीम पोजिशन the vector is maximum, मतलब acceleration maximum, at the mean position acceleration is 0। लेकिन acceleration वो क्या है, एक डायरेक्शन में शो करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास में जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्री है, मतलब एक्चुअली कोई फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब वो एक ऐसा वेक्टर है विच गिव्स यू द इफेक्ट ऑफ द टू डिफरेंट वेक्टर्स। मतलब ये मेरे पास दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरा 6 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 5 + 6 11 हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ, 11। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर वेक्टर्स एडेड। आपको समझा? रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका वैल्यू बाकी जितने भी 50 वेक्टर है उनको आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद में जो एक सिंगल वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? सो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है वो किसके बराबर है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर वेक्टर। दूसरा कितने भी आप वेक्टर ले लो, 10 20 50 100 जितना भी लेना ले लो, उन सबको आप कंबाइन करने के बाद में जो आपको एक नेट वैल्यू मिलेगा उसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। I hope you got it. So a single vector whose effect is equal to the combined effect of other vectors is called as resultant vector. I hope you got it. Then what do you mean by negative vector? Negative vector, a vector whose direction is opposite to that of the given vector. अगर मैंने बोला कि ये a बार है और जो उसका दूसरा b बार है वो उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर है। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑपोजिट वेक्टर। एक्चुअली देखा जाए ना, डीप में देखेंगे ना, तो नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर का ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बार है तो आपके पास में माइनस ए बार होगा, अगर ए बार ही नहीं है तो माइनस ए बार कैसे पॉसिबल है। इसके लिए नेगेटिव वेक्टर नथिंग बट व्हाट, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो अगर मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए बार, तो ए बार मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो मुझे दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 ही होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, देन दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। आपको समझा? इसलिए इसका नाम होगा माइनस ए बार। क्या होगा? माइनस ए बार, क्योंकि आपके पास में ए बार है तो आपके पास माइनस ए बार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट इट। अगर ए बार है तो माइनस ए बार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। उस वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन में एट द सेम टाइम उस वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, देन ये वाला उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। मतलब अगर आपके पास में ए बार है तो माइनस ए बार हो सकता है। इज दैट क्लियर? मतलब अगर ए बार नहीं तो फिर माइनस ए बार कैसे पॉसिबल है? आई होप यू गॉट इट। तो अगर कोई वेक्टर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर होता है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, इसमें हल्का सा ऑपोजिट वेक्टर मतलब क्या होगा, कोई दो वेक्टर ले लो, भले ही उसका मैग्नीट्यूड अलग रहते दो, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है दैट आर कॉल्ड एज ऑपोजिट वेक्टर्स। आपको समझा? इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सेम भी हुआ तो भी ऑपोजिट वेक्टर है और सेम नहीं भी हुआ तो भी ऑपोजिट वेक्टर है।
लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, उनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, then the vectors are called as equal vectors and we call them as a bar is equal to b bar। ये वो आपका equal vectors। I hope you got it। Two vectors having same magnitude and same direction are called as equal vectors, called as equal vectors। I hope you got it। पक्का? कोई डाउट? Now see please। What do you mean by position vector? एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से शुरू होता है, मतलब आपको कोई तो पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर एक फिक्स वैल्यू ले लो कि ये आपका ओरिजिन ओ है, वहां से कोई दूसरा पॉइंट है, आपने उसको ज्वाइन किया, तो ओरिजिन से वो पॉइंट तक जो वेक्टर रहेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। आई होप यू गॉट इट। जनरली पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। याद रखना, पोजीशन वेक्टर्स आर जनरली जितने वेक्टर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ओरिजिन ओ है, एक पॉइंट पी है, तो ये ओ पी बार हुआ, बट ओ पी बार इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बार, सो आर बार इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called as unit vector। A vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude is called as unit vector। आपको समझा? एक सिंपल स्टेटमेंट है, मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, ये बार है और ये 5 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। ये पूरा वेक्टर है, यहाँ चालू करो, ये पूरा ए बार है, इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5। तो ये मैग्नीट्यूड मालूम है, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्शन दे दूँ तो मेरे लिए वेक्टर बन जाएगा। अभी मान लो केवल मेरे पास ये सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का है, तो ये खाली सेगमेंट है, मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर मैं इसको दे दूँ डायरेक्शन तो क्या होगा? इट विल बी अ वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन क्या रहेगा? जिस डायरेक्शन में कोई भी, लेकिन कहना होगा कि उसको हमको डायरेक्शन देना है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू 1 हो, जिसका वैल्यू 1 हो, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो सपोज मैंने जैसे बोले ये कैप है वो यूनिट वेक्टर है, तो ऐसा कि 1 2 3 4 से 5 मिल जाएगा। सो अ यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए बार है, तो उसका वैल्यू 5 है, मतलब ए कितना हो गया? 5। तो यू कैप कितना होगा? 1, क्योंकि 1 × 5 विल बी 5, इसीलिए यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, a vector having unit magnitude is called as unit vector। In other words, a vector having magnitude 1 is called as unit vector। This vector can be expressed जैसे u cap हुआ, तो आप कैसे लिखेंगे? u cap is equal to a bar upon a। So unit vector can be obtained by dividing a vector by its magnitude। एक किसी वेक्टर के वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। आई होप यू गॉट इट। सो यूनिट वेक्टर यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आई होप यू गॉट इट। पक्का याद रखिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स? अच्छा, अगर मतलब अपने पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपने कभी देखा कि एक डार्क के सामने एरो रहता है, ऑब्वियसली लुक एट दिस वन, ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड का, यहाँ पे एरो है, तो ये जो एरो है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्शन है। तो यू कैन से यूनिट वेक्टर मतलब क्या? रेक्टेंगुलर वेक्टर मतलब क्या? द वेक्टर्स विच आर directed along the positive direction of these Cartesian coordinate axes। The unit vectors directed along the positive direction of Cartesian coordinate axis। This is, for example, I cap is the unit vector along x-axis, positive x-axis. J cap is the unit vector along positive y-axis. K cap is the unit vector along positive direction of z-axis। Therefore, I cap, J cap, K cap are called as rectangular unit vectors, called as rectangular unit vectors। I repeat, आज के बाद में हमेशा के लिए, what's I cap? Unit vector along x-axis। What's I cap? Unit vector along x-axis। What is J cap? Unit vectors along y-axis। What is K cap? Unit vector along
z-axis. So I cap, j cap and k cap are called as rectangular unit vectors. आज के बाद हमेशा ये याद रखना, आपको definition नहीं पूछेंगे कि what do you mean by this, but simply you should know all the three things. Which I cap is the unit vector along the positive direction of x-axis. J cap unit vector along positive direction of y-axis. K cap is the unit vector along the positive direction of z-axis. So I cap, j cap and k cap are called as rectangular unit vectors. Called as rectangular unit vectors. I hope you got it. पक्का? Next. Vector operations. मतलब कैसे? ये वेक्टर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. आपका कोई वेक्टर है p बार, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2p बार. इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर. आपके पास नंबर है q बार, मल्टीप्लाई कर दो 3 से 3q बार. तो बस सिंपली दिस इज, किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर. आई होप यू गॉट इट. सपोज फॉर एग्जांपल q बार है, वो उसका 10 टाइम्स है, तो s का वैल्यू कितना हुआ 10. p बार मतलब क्या हुआ, वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो वेक्टर है वो उसका 10 टाइम्स है. यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो गया 10. तो सिंपली इन दिस वे अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. आई होप यू गॉट इट. नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. आप वेक्टर्स को कब ऐड करेंगे? वेरी वेरी सिंपल. मैं एक टेबल लेता हूँ मैं, और टेबल को मैं खींचने की कोशिश करता हूँ मैं, और एकदम हल्का से खींच पाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फास्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई सिंपली आस्क माई फ्रेंड कि जरा मैं हेल्प करो ना. अगर हम दोनों ने टेबल को एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में खींचा तो टेबल वो इजीली पुल हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स एक वेक्टर है, तो मैंने भी फोर्स अप्लाई किया एक तरफ, मेरे फ्रेंड ने भी फोर्स अप्लाई किया एक तरफ. अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो दे विल बी एडेड, दे विल बी added. So remember statement number 1. If two vectors are in same direction, then they will be added. A very very important statement. If two vectors are in same direction, then they will be added. They will be added. Example ले लो, ये p बार है, इसका वैल्यू 2 है, ये q बार है, उसका वैल्यू 3 है. तो ये p बार है, ये q बार है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. इन दोनों का r बार हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर. सो r बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर. सो कैन यू सी p बार q बार जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो दे विल बी एडेड. सो कैन वी से r बार विल बी इक्वल टू p बार प्लस q बार. अच्छा, p कितना दिया है 2, q कितना वैल्यू दिया है 3. सो 2 प्लस 3 5. सो मोड ऑफ r बार मतलब r विल बी इक्वल टू 5. तो रिजल्टेंट कितना होगा उसका 5. लेकिन 5 कब? when the two vectors are in the same direction. So remember, when two vectors are in same direction, they will be added. They will be added. If two vectors are in same direction, they will be added. ये आप याद रखना. आपको एक एग्जांपल दिया फोर्सेस का, क्लियर हुआ. सेकंड, if two vectors are in opposite direction, they will be subtracted. They will be subtracted. Simple statement. मैंने ये भी मैंने टेबल लिया, इस बार हल्का टेबल है, आई कैन पुल इट ऑन वन साइड. मैं किसी छोटे बच्चे को बोलता हूँ कि आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचो, तो भले ही उसका जो फोर्स है वो मेरे से काफ़ी कम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर सपोज मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ मैं किसी पर्टिकुलर उस पे टेबल पे, और वो छोटा सा बच्चा 10 न्यूटन कर सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब अगर मान लो वो उधर से खींच रहा है, मैं इधर से खींच रहा हूँ, तो आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. He applies the force of 10 न्यूटन. इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स विल बी टुवर्ड्स माय साइड, क्योंकि मेरा फोर्स उनसे बड़ा है कि नहीं है, एंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी माय साइड. लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 50 माइनस 10, क्योंकि इस तरफ 50 है और आपने उल्टा 10 कर दिया तो इस तरफ केवल 40 बचेगा. एंड देयरफॉर वी कैन से इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल बी सबट्रैक्टेड. दे विल बी सबट्रैक्टेड. नाउ देखो, एक वेक्टर है l बार, दूसरा वेक्टर है m बार, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये l बार बड़ा है, ये m बार छोटा है, तो रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स l बार ओनली. ये जो r बार है वो l बार की तरफ ही होगा, क्योंकि जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट हमेशा उस वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा. सो r बार विल बी, अच्छा ये पूरा l है, उसमें से आपने m निकाल दिया, तो r का मीनिंग क्या हुआ? l बार माइनस m बार. if r बार विल बी इक्वल टू l बार माइनस m बार. So very simple statement. If two vectors are in same direction,
then they will be same direction मतलब added, and if they are in opposite direction then they will be subtracted. I hope you got it. कोई doubt? Simple. अगर टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अब जैसे एक वेक्टर ये हुआ एक ये हुआ, ठीक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, then resultant of these two will be given by Pythagoras theorem, will be given by Pythagoras theorem. So remember, एक आपका वेक्टर है, इसका नाम है p बार, ये p बार, ये q बार है, इसलिए रिजल्टेंट दिस इज q बार. तो ये एक वेक्टर यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम a and will end up to c. तो ac बार इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, एंड सिंस इनके बीच में एंगल 90 है, सो मैग्नीट्यूड एक्चुअली वैसे तो इसका नाम वही होगा r बार इक्वल टू p बार प्लस q बार. क्या होगा? r बार इक्वल टू p बार प्लस q बार. लेकिन चूंकि अगर आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो r निकालना है, तो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. सो r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम. आई होप यू गॉट इट नाउ. देन अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कुछ पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लॉज जो है वो, these laws are very very important. ट्रायंगल लॉ मतलब क्या हुआ? मेरे पास दो वेक्टर्स है p बार एंड q बार. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे पास दो वेक्टर है p बार एंड q बार. ठीक है, देखो मैं इसका आपको डेफिनेशन दूंगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. वन बाय स्टेप देखो. मेरे पास दो वेक्टर है p बार एंड q बार. ये दो p बार जो q बार है, दे कैन बी द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. दे कैन बी द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. और यहाँ पे देखा कि रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड, तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. वापस बोलो. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of a triangle, then resultant vector is represented by the third side of the triangle. Is that clear? दूसरी बात, अगर मैंने बोला टू वेक्टर्स, तो वेक्टर should always be in terms of magnitude and direction. Should be in terms of magnitude and direction. तो मैं जब भी बोलता हूँ ना if two vectors are represented, तो आपको साथ में ऐड करना है magnitude and direction. तो कैसे बोलेंगे? if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. I hope you got it. एक बार वापस देखो. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. अब थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा. वो क्या है? अगर देखो आपने जैसे ये एक वेक्टर खत्म हुआ, इसके बाद में आपने दूसरा वेक्टर लिया है, मतलब एक के बाद में एक, मतलब दे आर इन ऑर्डर. इसका मतलब ये जो वेक्टर ना, दे शुड बी टेकन इन ऑर्डर. तो ये वाला आपको वापस में बोलना है. कैसे बोलेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, by the two sides of a triangle taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. आपको समझा? अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो थर्ड साइड है वो शुरू कहाँ से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड ये थर्ड वेक्टर खत्म कहाँ होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. वापस देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो शुरू कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और ये खत्म कहाँ पे होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. तो ये भी आपको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा. सो स्टार्ट. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, starting point of first vector to the ending point of second vector. I hope you got it. पक्का समझा? आपको शायद लर्न भी होगा रहेगा.
पक्का ना? एक बार वापस बोलते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle starting from starting point of first vector to the ending point of second vector. आपको समझा? पक्का वाला? Now see please. ऐसे इन दिस चैप्टर आई विल गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि इसको आपको कैसे लर्न करना है. दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्निंग कैसे करना है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे से. इन बिटवीन आई टेल यू स्टोरीज ऑल्सो. इवन मैं आपको बताता हूँ कि जब आई यूज टू टीच द चैप्टर्स लाइक फ्रिक्शन, वेव्स वगैरह, तो मैं उसमें पूरी रामायण इवन मैं उनको सुना सकता था. फॉर एग्जाम्पल मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन. जैसे अपनी सीता मैया है, ये जब सीता मैया है वो ज़मीन में कैसे गए थे. वेरी सिंपल कि धरती माता ने जैसे उनको बोला धरती माता आप मुझे अंदर संभालो, तो धरती माता ने क्या किया रहेगा, सिंपल उनका नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दिया. तो जैसे उनका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, सीता मैया सीधा ज़मीन में चली गई. मैं आपको ऐसे कई सारे ऐसे फिजिक्स की बातें बताऊँगा रिलेटेड टू रामायण. सो एक बार फिर वापस इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडिशन के. पहला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या हुआ, एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कि आप चश्मा पहन के शर्ट पहन सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आपने तो चश्मा पहना हुआ है तो बाद में आप शर्ट पहन सकते हैं, या अगर पहले आपने शर्ट पहन के बाद में चश्मा लगा सकते हैं. पॉसिबल है ना? उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव. मतलब यू कैन चेंज द ऑर्डर. हाँ, कंडीशन अप्लाई कि बिना चश्मे के आपको शर्ट दिखना चाहिए. तो कहना मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव. दूसरी बात मतलब क्या कि जो ऐसा ऑर्डर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल आप शर्ट पहन के टाई पहन सकते हैं, लेकिन टाई पहनने के बाद में शर्ट पहन सकते हैं क्या? नहीं. तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब जिसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं. आपको समझा? फॉर एग्जाम्पल 2+3 कैन बी रिटन एज 3+2 चलता है ना. 2 into 3 कैन बी रिटन एज 3 into 2 चलता है ना. लेकिन डिवीजन में सब्ट्रैक्शन नहीं चलता. 2 - 3 इज नॉट सेम एज 3 - 2. आई होप यू गॉट इट. तो कम्यूटेटिव मतलब होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, मेरे पास देखो, आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया. ये आपका OA बार, P बार और ये P बार इक्वल वेक्टर हुआ. ये Q बार है तो ये भी Q बार हुआ, इक्वल वेक्टर हुआ. अब आपने ये पैरेललोग्राम बना दिया. ये ट्रायंगल लिया पहले OAC. इन ट्रायंगल OAC OP बार मतलब OA बार प्लस AC बार इक्वल टू OC बार बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Two vectors are represented by the two sides of a triangle. Then the third resultant vector is represented by the third side starting from starting point of first vector to the ending point of second vector. आपको समझा? So OC बार का वैल्यू क्या होता है? OA बार प्लस AC बार. OC बार इज OA बार प्लस AC बार. OA बार मतलब P बार, AC बार मतलब Q बार. तो R बार OC बार मतलब R बार. तो R बार का वैल्यू क्या है? P बार प्लस Q बार. अब ये ट्रायंगल ले लो OBC, ट्रायंगल OBC. तो आप कैसे लिखेंगे? OB बार प्लस BC बार इक्वल टू OC बार. कैसे बोलेंगे? OB बार प्लस BC बार इक्वल टू OC बार. तो वापस देखो, OB बार मतलब Q बार, तो Q बार प्लस P बार इक्वल टू R बार. तो Q बार प्लस P बार इक्वल टू R बार. इन दोनों का R बार मतलब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. बोले तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम. तो कैसे लिखेंगे? P बार प्लस Q बार, P बार प्लस Q बार कैन बी इक्वल टू Q बार प्लस P बार. मतलब आपने ऑर्डर चेंज किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं. इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ. मतलब यू कैन चेंज द ऑर्डर, यू कैन चेंज द ऑर्डर. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ. अब देखिए OR बार, पहली बात देखिए, OR बार कैन बी रिटन एज OP बार प्लस PR बार. ट्रायंगल लॉ. आई रिपीट, OR बार OP बार प्लस PR बार. कैन यू सी यहाँ पे OP बार प्लस PR बार. एग्री? अच्छा, ये OP बार तो सिंगल है, लेकिन PR बार कैसे लिखेंगे? वापस देखो, हाउ टू राइट PR बार? PQ बार प्लस QR बार, PQ बार प्लस QR बार. तो OP बार मतलब A बार प्लस, इसको लिखो ब्रैकेट में, PQ बार प्लस QR बार मतलब PQ बार मतलब B बार, QR बार मतलब C बार. इसका नाम C बार है. A बार, B बार, C बार. आई होप यू गॉट इट. तो इट इज A बार प्लस B बार प्लस C बार. समझा आपको? अब आप देखिए OR बार
कैन बी रिटन एज ओ क्यू बार प्लस क्यू आर बार. अगेन बाय ट्रायंगल लो, ओ क्यू बार प्लस ओ आर बार. ओ क्यू बार मतलब ये ए बार है, ओ क्यू बार मतलब ओ पी बार प्लस पी क्यू बार. ओ क्यू बार मतलब ओ पी बार प्लस पी क्यू बार. ओ पी बार मतलब ए बार, ये बी बार, तो इसका नाम क्या है, ए बार प्लस बी बार. तो आपने लिख दिया ओ पी बार प्लस पी क्यू बार मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस क्यू आर बार मतलब सी बार. तो देखो यहाँ पे पहले में कैसा था, ए बार अलग था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू, इस बार ए बार प्लस बी बार है और सी बार को आपने साइड में कर दिया. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. मतलब क्या हुआ कि पहले ए बार अकेले था और बी बार सी बार एसोसिएटेड थे एक ब्रैकेट के अंदर. इस बार ए बार प्लस बी बार एसोसिएटेड है और सी को आपने अलग कर दिया. इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. आई होप यू गॉट इट. पक्का, कोई डाउट?